नमस्ते बच्चों। आज अपन जैव प्रक्रम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरा दिन है। आज अपन पोषण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने जैव प्रक्रम की परिभाषा समझी और अलग अलग प्रकार के जैव प्रक्रमों के बारे में नाम पढ़ा। अब अपन प्रत्येक प्रक्रम को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं पोषण। वैसे पोषण का मतलब भोजन से संबंधित है। जो कुछ भी प्राणी खाते हैं वो उनका पोषण होता है। परंतु अपन सबसे पहले पौधों के अंदर पोषण पढ़ेंगे। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस स्थिति में भी हम जब कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात अपन कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। अर्थात जो भोजन के लिए अपन बाहर से कुछ स्रोत को या पदार्थों को खाते हैं वो सभी हमारा भोजन है। क्या है? भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। अर्थात सभी जीवों को ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो ऊर्जा है वो वातावरण से लेते हैं और इनके लेने की जो विधियां हैं वो भिन्न भिन्न विधियां होती हैं। विधियां कैसी होती हैं? भिन्न भिन्न विधियां होती हैं। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। अर्थात अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये कौन होते हैं? ये पौधे होते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं और जड़ों से जल को लेते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं और इन दोनों पदार्थों से ये जीव भोजन का निर्माण करते हैं। इनमें सभी हरे पौधे तथा जीवाणु हैं। इसके अंदर कौन आते हैं? हरे पौधे और जीवाणु आते हैं। अन्य जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। अन्य जो जीव हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं और इन दोनों से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, जबकि दूसरे सभी जीव हैं वो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। मनुष्य जैसे दूसरे जीव हैं वो भोजन के रूप में जटिल पदार्थों को लेते हैं और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है। तभी हमारे अंदर ऊर्जा बनेगी, ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। जो जटिल पदार्थ होते हैं, इन जटिल पदार्थों को तोड़ करके सरल पदार्थ बनाने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। उनको अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें एंजाइम कहते हैं और ये जैव उत्प्रेरक जो हैं ये क्या कहलाते हैं? एंजाइम होते हैं। अतः एक सवाल आता है, एंजाइम क्या है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं। ध्यान रखना बच्चों। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। अर्थात दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर रहते हैं। जंतु अथवा कवक इसी प्रकार के विषमभोजी हैं। अर्थात जंतु और कवक क्या हैं? विषमभोजी हैं। स्वपोषी पोषण। पौधों के अंदर किस प्रकार का पोषण होता है? स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और पौधों को जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है।
छोटी कक्षाओं में भी आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाई है कि पौधों की पत्तियों के अंदर हरे रंग का वर्णक होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, हरित लवक बहुत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक, जो कि चित्र में दे रखा है। हरे रंग का जो वर्णक है वो हरित लवक होता है। और सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और जड़ों द्वारा जल को ले लेते हैं, और इन दोनों पदार्थों से पौधों में भोजन बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित करते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वातावरण से लेते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, देखो, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। 4 चीज़ों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर। 2 तो सूर्य, एक और दूसरा पत्तियों में क्लोरोफिल, और तीसरा और चौथा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं जो वातावरण से मिलता है। इन चारों चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उनका आगे जाकर के क्या होता है। जो कार्बोहाइड्रेट पौधों के काम आ जाती हैं वो तो ऊर्जा प्रदान करती हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट पौधों में काम नहीं आती हैं। वो जो काम में नहीं आने वाली कार्बोहाइड्रेट है वो पौधों में संचित हो जाती है। किसके रूप में? मंड के रूप में संचित हो जाती है। मंड या स्टार्च भी बोल सकते हैं इसको। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है कि पौधों का जो संचित भोजन है क्या है? मंड है। ध्यान रखना, पौधों का संचित भोजन मंड है। इसको स्टार्च भी बोलते हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें से कुछ भोजन जो है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भी संचित होता है। अतः 2 क्वेश्चन छोटे पुटअप होते हैं यहाँ से। पौधों का संचित भोजन मंड और जंतुओं का संचित भोजन स्टार्च। ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 1 नंबर के सवाल के अंदर। अब देखो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन दे रखी है। CO2, 6 CO2 और 12 H2O, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 2 पदार्थ हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इन दोनों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ग्लूकोज बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। और ये जो जल निकला है ये जो है वो 6 जल के अणु वापस आ जाते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकल रही है? जल से निकल रही है। कभी बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है ये जो ऑक्सीजन गैस है वो जल से निकलती है। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? कभी एग्जाम में ये भी सवाल, बोर्ड एग्जाम आया हुआ है कि भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो घटनाएं पहली है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है हरे रंग का, ये सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो भी प्रकाश ऊर्जा है ये पौधों के अंदर रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल के अणुओं का अपघटन होता है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अर्थात क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ है ये पौधों के अंदर रासायनिक रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसी सूर्य की प्रकाश से जल का अणु टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ करके ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, अर्थात
जरूरी नहीं कि सूर्य के प्रकाश सबसे पहले अवशोषित हो, जल का अणु भी टूट सकता है और कार्बोहाइड्रेट भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि ज़्यादातर पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, अर्थात आधी क्रिया रात्रि में होती है मरुद्भिद पौधों में और आधी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। दिन में क्लोरोफिल अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करोगे, पत्ती का अनुप्रस्थ काट आप लोगों को बुक्स में दे रखा है, ये देखो बिल्कुल आपके अनुप्रस्थ काट का चित्र दे रखा है, जिसमें पत्ती के बाहर वाली जो सतह है, इस सतह को आप वो ऊपरी त्वचा कहते हैं और जो नीचे वाली जो सतह होती है निचली त्वचा कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो आपको ये ऊतक दिख रहे हैं, इनको अपन हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। अनुप्रस्थ काट को अब यदि अपन सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से अवलोकन करें तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और ये हरे रंग के बिंदु क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो ये दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। शबलित पत्तियों वाला पौधा लीजिए, उदाहरण के लिए मनी प्लांट। पौधे को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण स्टार्च प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। पत्ती के हरे भाग को अंकित करके इसे कागज पर ट्रेस कर लीजिए। पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डाल दीजिए। अब इस बीकर को सावधानी पूर्वक एक जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अब पत्ती को कुछ मिनट के लिए आयोडीन के तनु विलयन में डुबो दीजिए। अब पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन करिए और प्रारंभ में पत्ती को जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना करिए। आप पत्ती के विभिन्न भागों में उपस्थित स्टार्च के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पत्ती के विभिन्न भागों में उपस्थित स्टार्च आयोडीन के कारण नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। एक छोटे से वीडियो के द्वारा आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अर्थात पत्ती के अंदर जो स्टार्च होता है वो आयोडीन के साथ में नीला रंग देता है और पत्ती का कलर कैसा हो जाता है? नीले रंग की पत्ती हो जाती है। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे जो हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आप लोगों ने देखा है। अर्थात अपन जो मनुष्य हैं और दूसरे जीव जंतु हैं उसमें श्वसन के लिए उसमें सिस्टम होता है, जैसे अपने अंदर नाक है, श्वास नली है, फेफड़े हैं, जबकि पौधों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अतः पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से
लेते हैं। तो ये जो काम है वो पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों की जो नीचे वाली जो सतह है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों को अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। चित्र में दिखाया गया आपको, ये दो पत्ती की नीचे वाली सतह है जिसमें ये पीले कलर की कुछ कोशिकाएं हैं जो रंध्र का निर्माण कर रही हैं, और इसके साइड की जो कोशिकाएं हैं वो सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इन जो रंध्र को निर्माण करने वाली कोशिकाओं को द्वारक कोशिका कहते हैं, और जो साइड वाली कोशिका होती है उसको सहायक कोशिका कहते हैं। ये जो रंध्र हैं वो खुली पोजीशन में है, और ये जो रंध्र दे रखा है ये बंद पोजीशन के अंदर है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ध्यान रखना, रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है। द्वार कोशिकाओं में जब पानी अंदर प्रवेश करता है तो ये फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। कब सिकुड़ती हैं? जब इसके अंदर का पानी बाहर निकल जाता है तो ये द्वार कोशिका सिकुड़ जाती हैं, अर्थात रंध्र बंद हो जाते हैं। आइए एक दूसरा क्रियाकलाप अपन करते हैं जिसमें दे रखा है कि क्या पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग दे रखा है आपकी बुक्स के अंदर। दो अपन पौधे लेते हैं और इनको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखने से तात्पर्य यह है कि इस पौधों की पत्तियों में जो भी स्टार्च या मंड होता है वो खर्च हो जाता है, अर्थात इसमें स्टार्च या मंड नहीं रहता है। अब इन दोनों पौधों को लेते हैं और कांच की पट्टी पर रख देते हैं। एक पौधे के पास में ये वाच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखते हैं, और जबकि दूसरे पौधों के पास में कुछ नहीं रखते हैं। दोनों पौधों को बेल जार से ढक देते हैं। ये दोनों पौधे बेल जार से ढके हुए हैं और इन दोनों पौधों को धूप में कुछ समय के लिए रख देते हैं। अपन देखते हैं कि जो पहले वाला पौधा है इसके बेल जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हो जाती है, जबकि दूसरे गमले के अंदर जो बेल जार है ये बेल जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वहीं रहती है। अर्थात इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इस वाले गमले, पहले वाले जो गमला है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब दोनों पौधों से एक एक पत्ती को तोड़ते हैं और मंड का परीक्षण करते हैं, अर्थात आयोडीन के घोल के साथ में इनको टेस्ट किया जाता है। अब बताओ बच्चों, कौन से पौधे की पत्ती का कलर नीला हो जाता है? उस पौधे की पत्ती का कलर नीला होगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, अर्थात इस भी जो पौधा है इनकी पत्ती का कलर नीला हो जाएगा, जबकि ये पौधा है इनकी पत्ती का कलर नीला नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ये जो आपको उदाहरण दिया रखा है। अब अपन देखते हैं कि दोनों ही क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा करते हैं और जड़ों से नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा पोटेशियम शरीर के अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। अतः पौधे जो हैं नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं, और इनको किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं।
उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। जीवाणु जो हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन से इनको बनाते हैं। अब है विषमपोषी पोषण, जिसको अपन कल पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।